नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास विष वृक्ष। आज सुनिए इसका प्रथम अध्याय। नगेंद्र दत्त नौका पर जा रहे थे। ज्येष्ठ का महीना था और तूफानी हवा चल रही थी। उनकी पत्नी सूर्यमुखी ने अपनी कसम देकर कह दिया था, तूफान में नाव न खेना, तूफान आए तो नौका किनारे लगा देना और नौका से उतर जाना। पत्नी की बात स्वीकार करके नगेंद्र नौका पर सवार हुए थे। उन्हें भय था कि कहीं वह जाने को मना न कर दे। उन्हें कलकत्ता जाना आवश्यक था क्योंकि कई काम रुके हुए थे। नगेंद्र दत्त धनाढ्य व्यक्ति थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। वह गोविंदपुर के रहने वाले थे। नगेंद्र बाबू की आयु केवल 30 वर्ष थी और वह अपनी नौका पर जा रहे थे। पहले 2 दिन निर्विघ्न ही बीत गए। तीसरे दिन तूफान आया। नदी का पानी हवा में नाचने लगा। उसमें भंवर से बुलबुले भी पड़ने लगे। पानी अशांत हो उठा। नदी के किनारे ग्वाले गौ चरा रहे थे। एक आदमी वृक्ष के नीचे बैठा गाना गा रहा था। किसान हल चला रहे थे। घाट पर कृषकों की स्त्रियां स्नान कर रही थी। युवतियां घूंघट खींचकर डुबकी लगा रही थी। बच्चे चिल्ला रहे थे और वे औरों पर पानी की छींटे उड़ा रहे थे। नारियल के वृक्ष पर चील बैठकर चारों ओर देख रही थी। पनडुब्बी डुबकी लगाती फिरती थी। अन्य बहुत से पक्षी हल्के हल्के उड़ते फिरते थे और नाव खटर खटर चली जा रही थी। आकाश में बादल उठे और आकाश ढक गया। नदी का पानी काला हो गया। वृक्षों की चोटियां झुक गई, बगुले उड़े और नदी निस्पंद हो गई। नगेंद्र नाव वाले से बोले, नाव किनारे ले चलो। मल्ला नमाज पढ़ रहा था। उसने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नमाज समाप्त होने पर बोला, कोई बह नहीं हजूर, आप बेफिक्र रहे, किनारा निकट ही था। शीघ्र नाव किनारे लग गई। मल्लाहों ने नीचे उतारकर नाव बांध दी। तूफान तेज हो गया था। किनारे के पेड़ पौधों के साथ साथ महायुद्ध भी आरंभ हो गया। पानी में लहरें उठने लगी। पानी आंधी की तरह चढ़कर तूफान मचाने लगा। वृक्षों की चोटियां झुक गई और आंधी ने लताओं को नोच डाला। फूल कुचल दिए गए। नदी के पानी ने उत्पात मचा डाला। नगेंद्र सोच ही रहे थे कि यदि वह नाव से नीचे उतरते हैं तो नाविक उन्हें कापुरुष समझेगा और यदि नहीं उतरते हैं तो सूर्यमुखी के सामने मिथ्यावादी होना पड़ेगा। रहमत मल्ला आगे आकर बोला, हजूर पुरानी लकड़ी है, क्या जाने क्या हो, आंधी बढ़ने पर नाव से नीचे उतरना ही अच्छा है। लाचार नगेंद्र नीचे उतर पड़े। निराश्रित नदी किनारे खड़े रहना असाध्य था, इसलिए आश्रय की खोज में वे गांव की ओर चल पड़े। वहां से गांव कुछ दूरी पर था। नगेंद्र पैदल ही दलदली जमीन पर चले। पानी रुका, आंधी भी कम हुई, परंतु आकाश मेघों से पूर्ण था। रात को फिर आंधी पानी आने की संभावना थी। चारों ओर अंधकार छा गया। गांव, मकान, मैदान, मार्ग, नदी कुछ दिखाई नहीं देते थे। केवल जंगली वृक्ष जुगनुओं की माला से दमदमा रहे थे। धीरे धीरे नगेंद्र को दूरी पर कुछ प्रकाश दिखाई दिया। पानी बरसने लगा था। वह उसी प्रकाश की ओर बढ़े। वह बड़े कष्ट से वहां पहुंचे तो देखा ईंटों के बने एक पुराने घर से प्रकाश निकल रहा है। मकान का द्वार खुला था। नगेंद्र ने नौकर को बाहर छोड़ स्वयं घर में प्रवेश किया। घर की दशा बहुत भयानक थी। मकान साधारण नहीं था परंतु अभावग्रस्त था। एक कोठरी में प्रकाश था। नगेंद्र ने उसी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा वहां दरिद्रता अपना मुंह बाए खाने को खड़ी थी। कोठरी में एक खाट बिछी थी जिस पर एक रुग्ण व्यक्ति लेटा था और उसके किनारे एक युवती बैठी थी। नगेंद्र दरवाजे पर खड़े होकर उसके मुंह से निकली दुखभरी कहानी सुनने लगे। वे दोनों, वृद्ध और बालिका, एक बड़े परिवार के शेष 2 प्राणी थे। एक दिन वे धनवान थे। नौकर चाकर, दास दासी सब कुछ था। धीरे धीरे सब कुछ चला गया। कोई ना रहा। केवल वृद्ध और वह बालिका ही रह गए। वे ही एक दूसरे के लिए एकमात्र उपाय थे। कुंद नंदिनी की आयु विवाह की उम्र से आगे बढ़ गई थी,
परंतु पिता चेष्टा करके भी जैसे किसी के हाथ समर्पण ना कर सके थे। साथ ही उसके विवाह की बात आने से वृद्ध सोचते कि यदि वह चली गई तो वह किसके सहारे जिएंगे। वह इस बात की याद उन्हें ना आती थी कि जिस दिन वह इस दुनिया से उठ जाएगी उस दिन तो कुंद कहाँ जाएगी। आज यमदूत उनकी शैया के पास खड़े थे और कुंद सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा। इस समय वृद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सिरहाने प्रस्तर मूर्ति की भांति 13 वर्ष की बालिका स्थिर दृष्टि से पिता के मुंह की ओर देख रही थी। धीरे धीरे वृद्ध की बातें अस्पष्ट होने लगी। सांस गले में रुक गई और आंखें निस्तेज हो गईं। उस कोठरी में कुंद नंदिनी अकेले पिता की मृतदेह के पास बैठी रही। घोर अंधकार था। बाहर वर्षा हो रही थी। वायु रह रहकर झकोरे दे रही थी। टूटे मकान की किवाड़ियां खड़खड़ा रही थी। उस समय हवा के तेज झोंके से दीपक बुझ गया। नगेंद्र चुपचाप पैर पीछे हटाकर कोठरी से बाहर निकल आए। कुंद चिल्लाई, पिताजी, पिताजी। किसी ने कोई उत्तर न दिया। कुंद के मन में आया शायद उसके पिताजी सो गए, फिर सोचा मर गए। कुंद फिर बोल ना सकी, सोच समझ ही ना सकी। दिन रात के जगने और कलेश से वह विक्षिप्त सी हो गई थी। हाथ में ताड़ का पंखा लिए वह जमीन पर एक और को ढुलक पड़ी। उसने एक स्वप्न देखा। स्वच्छ चांदनी रात थी। आकाश स्वच्छ नीले रंग का था। नीले आकाश में बहुत बड़े चंद्रमा का विकास हुआ। कुंद ने इतना बड़ा चंद्रमा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी दीप्ति बहुत स्पष्ट थी। उसी समय चंद्रमंडल के में कुंद ने एक अपूर्व ज्योतिमयी देवी मूर्ति देखी। वह ज्योतिर्मयी मूर्ति चंद्रमंडल को छोड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। फिर चंद्रमंडल शीतल लक्ष्मी चित्राता हुआ कुंद नंदिनी के मस्तक पर आ गया। कुंद ने देखा कि वह मंडल के भी सुशोभित थी। धीरे धीरे उस देवी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके होठों पर हंसी खेल रही थी। कुंद ने भय और आनंद से देखा कि वह उसकी बहुत दिन की मरी हुई माता थी। उसने कुंद को जमीन से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। कुंद ने बहुत दिनों बाद माँ कहकर पुकारा। उसने कुंद का मुंह चूम कर कहा, बेटी तूने बहुत दुख पाया है और अभी तू बहुत दुख पाएगी। तू उस दुख को ना सह सकेगी। अब तू यहाँ पर ना रह, चल मेरे साथ चल। कुंद ने उत्तर दिया, कहाँ चलूं माँ? कुंद की माता ने ऊपर की ओर संकेत करके चमकते तारों को दिखाकर कहा, उस देश में। कुंद ने तारों को देखकर कहा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है माँ। यह सुनकर माँ के मुखमंडल पर अप्रसन्नता छा गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुम्हारा जो इच्छा हो वह करो। मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। इस समय ना चलेगी तो बाद में तू तारा की ओर देखकर वहां आने के लिए कातर होगी। मैं फिर एक बार तुझसे मिलूंगी। जब तू दुखी होकर मुझे याद करेगी, रोएगी तो मैं आऊंगी। तब तू मेरे साथ चलना। देख, मैं तुझे 2 मनुष्य मूर्तियां दिखाती। ये 2 मनुष्य संसार में तुम्हें शुभ अशुभ के कारण होंगे। इन्हें देखते ही विषधर के समान इनसे बचना। जिस राह से ये जाएं उस राह को तुम त्याग देना। ज्योतिर्मय ने आकाश की ओर संकेत दिया। कुंद ने उसके संकेत पर एक पुरुष आकृति देखी। वह व्यक्ति महापुरुष सा प्रतीत होता था। धीरे धीरे वह विलीन हो गया। माँ बोली, इनके सुंदर रूप को देखकर भ्रम में ना आ जाना, यह तुम्हारे लिए अमंगल के कारण होंगे। उसके बाद कुंद ने एक उज्जवल श्यामंगी युवती को देखा। कुंद की माता ने कहा, यह राक्षसी है, इसकी जाल में ना फंसना। तभी आकाश अंधकार में उठा। चंद्रमंडल डूब गया और उसी के साथ उसके अंदर तेजोमयी भी विलीन हो गई। कुंद की भी नींद खुल गई। इस गांव का नाम झुमझुमपुर था। नगेंद्र ने ग्राम में जाकर यह सूचना दी। उनके कहने पर गांव के आदमी मृत का संस्कार का आयोजन करने लगे। एक पड़ोसिन कुंद के पास रही। कुंद रो रही थी। सवेरे पड़ोसिन अपने घर चली गई। कुंद को धीरज बंधाने के लिए उसने अपनी कन्या चंपा को भेज दिया। चंपा कुंद की ही आयु की थी, जो उसके साथ खेली भी थी। चंपा ने कुंद से भली भांति की बातें की, उसे धीरज बंधाया, परंतु उसने देखा कि कुंद कुछ सुनती ही नहीं थी। वह आकाश पर देख रही थी। चंपा ने पूछा, तुम आकाश पर क्या देख रही हो? आकाश से कल माँ आई थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी जाने कैसी बुद्धि हुई कि मैं नहीं गई। अब सोच रही हूँ कि चली जाती तो अच्छा होता। वह अब आए तो मैं चली जाऊं। मैं आकाश में अपनी माँ को देख रही हूँ। अरे, मरे मनुष्य नहीं आते फिर? तब कुंद ने स्वप्न का सब हाल सुनाया। यह सुनकर चंपा विस्मित होकर बोली, तुम जिस पुरुष और औरत को देखा है उन्हें पहचानती हो?
नहीं, मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर पुरुष था। नगेंद्र ने सवेरे गांव के आदमियों से पूछा, इस कन्या का क्या होगा? ये कहाँ रहेगी? इसका कौन है? गांव वाले ने कहा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई नहीं। नगेंद्र बोले, तुम में से अगर कोई इसका विवाह करे तो मैं खर्च वगैरह सब दे दूंगा। नगेंद्र रुपए फेंक देते तो शायद कितने ही आदमी उनकी बात मान लेते और नगेंद्र के चले जाने पर कुंद के घर से निकाल देते या दासी बना लेते, परंतु नगेंद्र ने वैसी मूर्खता नहीं की। एक आदमी बोला, श्याम बाजार में इसका एक मौसा है, विनोद शंकर घोष इसका मौसा है। आप कलकत्ता जा ही रहे हैं तो इसे अपने साथ ले जाकर उनके यहाँ पहुंचा दें तो इसका कोई ठिकाना हो जाएगा। नगेंद्र ने स्वीकार कर कुंद को बुलाया। चंपा कुंद को अपने साथ ले आई। नगेंद्र को देखकर कुंद विस्मित से ही खड़ी रह गई। वह आगे पैर ना बढ़ा सकी। वह विस्मय से उसकी ओर देखती रही। अरे, तुम यहाँ खड़ी हो गई? यह तो वही व्यक्ति है। अरे, वही कौन जिसे माँ ने कल रात दिखाया था? यह सुनकर चंपा भी सशंकित होकर खड़ी रह गई। नगेंद्र उनके पास आए। उन्होंने कुंद को सब बातें समझा दी। कुंद कोई उत्तर न दे सकी, केवल विस्मय से बड़ी बड़ी आंखें निकालकर नगेंद्र को ही देखती रही। नगेंद्र दत्त कुंद को अपने साथ कलकत्ता ले आए। उन्होंने उसके मौसा विनोद घोष का बहुत पता लगाया, किंतु श्याम बाजार में विनोद घोष नाम का कोई व्यक्ति ना मिला। नगेंद्र की एक सगी बहन थी, उनसे छोटी, कमलमणि। उसकी ससुराल कलकत्ते में थी। उसके पति का नाम श्री चंद्र मिश्र था। वह भी बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। नगेंद्र से उन्हें बड़ी प्रीति थी। कुंद की को नगेंद्र ने उन्हीं के यहाँ ले गए। कमल को बुलाकर उन्हें कुंद का परिचय करवाया। कमल की आयु 18 वर्ष की थी। उसके चेहरे की बनावट नगेंद्र जैसी ही थी। दोनों ही बहुत सुंदर थे, परंतु कमल सौंदर्य के साथ विद्वान भी थी। नगेंद्र के पिता ने कमलमणि और सूर्यमुखी को विशेष रूप से लिखना पढ़ना सिखाया था। कमल के ससुर थे, परंतु वह श्री चंद्र के पास कलकत्ते में नहीं रहते थे। नगेंद्र ने कुंद से कहा, इस समय कमल तुम्हारे अतिरिक्त इसे और कोई सहारा नहीं है। जब मैं लौटूंगा तो इसे गोविंदपुर ले जाऊंगा। कमल बड़ी ही बाजी थी। वह कुंद को गोद में लेकर दौड़ी और जिस टब में थोड़ा पानी था उसे उसने फेंक दिया। कमल फिर हंसकर सौरभ युक्त साबुन से उसके बदन को धोने लगी। एक नौकरानी कमल को काम में लगी देखकर बोली, मैं मलती हूँ, मेरे को दे दो ना। कमल ने गर्म पानी नौकरानी के ऊपर उछाला तो वह भागी। कमल ने अपने हाथों से कुंद को धोकर नहलाकर साफ किया। कुंद नहाकर शिरीष कमल की तरह सुंदर हो उठी। कमल ने फिर उसे सफेद वस्त्र पहनाकर सुगंधित तेल से उसके केश संवारे। फिर कुछ जेवर पहनाकर कहा, जाओ भैया को प्रणाम कराओ। इस मकान में बाबू को प्रणाम न कर बैठना, नहीं तो इस घर के बाबू देखते ही तुझसे विवाह न कर बैठेंगे। नगेंद्र ने कुंद की सब बातें सूर्यमुखी को लिख दी। हरदेव घोषाल नामक उनके एक प्रिय मित्र दूर देश में रहते थे। नगेंद्र ने उन्हें भी कुंद नंदिनी के विषय में लिखा। बताओ, किस आयु में स्त्रियां सुंदर होती हैं? तुम कहोगे 40 साल के बाद, क्योंकि तुम्हारी ब्राह्मणी की यही आयु है। मैंने कुंद नाम की जिस कन्या का परिचय दिया उसकी आयु 13 वर्ष है। उसे देखकर जान पड़ता है यही सौंदर्य का समय है। प्रथम यौवन के उभार के समय जैसी माधुर्य और सरलता होती है, बाद में उतनी नहीं रहती। कुंद की सरलता अवर्णीय है। वह कुछ समझती ही नहीं। राह के बालकों के साथ खेलती दौड़ती है। मना करने पर डरकर लौट आती है। कमल उसे लिखना पढ़ना सिखा रही है। कमल का कहना है उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, परंतु और कुछ वह समझती ही नहीं। उसका कहना है कि उसकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें सदा स्वच्छ पानी से तैरती रहती हैं। मैं उन आंखों को देखकर अन्यमनस्क हो जाता हूँ। इस पृथ्वी पर मानो उस जैसे कोई देवता ही नहीं। मैंने अपनी समझ में वैसी सुंदरी कभी नहीं देखी। जान पड़ता है कुंद नंदिनी में पृथ्वी के अतिरिक्त और कुछ भी है। चंद्र की किरणों में मानो उसके वदन को गढ़ा है। उसकी तुलना भी मैं किसी चीज से नहीं कर सकता। नगेंद्र ने सूर्यमुखी को भी पत्र लिखा था। उसका उत्तर कुछ दिन पश्चात है। उसमें लिखा था, दासी यह न समझ सकी कि उसने श्री चरणों का क्या अपराध किया है। यदि कलकत्ते में आप अधिक दिन ठहरे तो मैं भी वहीं आकर आपकी सेवा करूं। कुंद को पाने से तो क्या आप मुझे एकदम भूल गए? नारियल की तरह अधम स्त्री जाति भी शायद कच्ची ही मीठी होती है। नहीं तो कुंद को पाकर क्या तुम मुझे इस तरह
इस तरह भूल जाते? क्या तुमने उस लड़की पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है? मैं तुमसे उसकी भीख मांगती हूँ। मुझे लड़की की जरूरत है। यदि तुम्हें कोई चीज मिले तो उस पर तो मेरा भी अधिकार है। मैं जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आपकी बहन का अधिकार मुझसे ज्यादा अधिक हो गया है। आपको लड़की की और क्या जरूरत है? मैं ताराचरण के साथ उसका विवाह करा दूंगी। तुम जानते हो, मैं ताराचरण के लिए एक अच्छी लड़की की खोज में हूँ। यदि विधाता ने एक अच्छी लड़की दे ही दी है तो मुझे निराश न करना। यदि कमल छोड़े तो कुंद को अपने साथ ले आना। मैं कमल से भी प्रार्थना करती हूँ। मैं विवाह के उद्योग में लग गई हूँ। कलकत्ते से शीघ्र आना। यदि कुंद से स्वयं विवाह करना हो तो लिखो। मैं विवाह की डोली तुम्हारे लिए भी सजा कर रखूं। सूर्यमुखी के प्रस्ताव पर नगेंद्र और कमलमणि दोनों राजी हुए। निश्चय हुआ कि नगेंद्र कुंद को अपने साथ ले जाएंगे। कमल ने भी कुंद के लिए गहने गढ़वाने को दिए। नगेंद्र कुंद को साथ लेकर गोविंदपुर गए। कुंद उस स्वप्न को भूल सी गई। नगेंद्र के साथ यात्रा के समय फिर उसकी याद आई। सूर्यमुखी के पिता के नगर में रहते थे। एक भले कायस्थ थे। कलकत्ते के किसी हाउस में कैशियर थे। सूर्यमुखी उनकी अकेली संतान थी। उसके बचपन में श्रीमती नाम की एक विधवा दासी सूर्यमुखी का पालन करती थी। श्रीमती के एक लड़का था, उसका नाम था ताराचरण। वह सूर्यमुखी की उम्र का ही था। सूर्यमुखी बचपन में उसके साथ खेलती थी और उसे भाई जैसा स्नेह करती थी। श्रीमती रूपवती थी, इसलिए शीघ्र ही विपदा में पड़ गई। गांव के एक दुष्चरित्र धनी व्यक्ति की आंखों में गड़कर वह सूर्यमुखी के पिता के घर से भाग गई, फिर लौटकर नहीं आई। श्रीमती ताराचरण को वहीं छोड़ गई। ताराचरण सूर्यमुखी के पास ही रहा। सूर्यमुखी के पिता ने उस अनाथ बालक को अपनी संतान की तरह पालन किया। ताराचरण एक अवैतनिक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था। सूर्यमुखी का विवाह हो गया। कई वर्ष बाद उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय ताराचरण कुछ कुछ अंग्रेजी सीख गया था, परंतु कोई कामकाज में ना लगा था। सूर्यमुखी के पिता के परलोक जाने पर निराश्रित हो वह सूर्यमुखी के पास आ गया। सूर्यमुखी ने नगेंद्र के से गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। ताराचरण उसमें मास्टरी करने लगा और ग्राम्य देवता बन गए। उन्होंने सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और ज्योतिर्मय की 3 किताबें और रटी हुई थी। वह देवीपुर निवासी जमींदार देवेंद्र बाबू के ब्रह्म समाज में प्रवेश कर गए। वह बाबू के मुसाहिबा में गिने जाने लगे। समाज में ताराचरण विधवा विवाह के संबंध में लेख लिखकर हर सप्ताह पढ़ते और बड़ी बड़ी वक्तृता देते थे। उनमें से कुछ तो वह तत्वबाधिनी में से नकल कर लेते और कुछ पंडितों से लिखा लेते थे। वह कहा करते थे, तुम ईंट पत्थर की पूजा छोड़ो, चाची और ताई का विवाह करो और लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाए। उन्हें पिंजरे में बंद क्यों किया जाए? औरतों को बाहर निकलने दो। स्त्रियों का लिबर्टी देने का कारण यह था कि उनका अपना घर स्त्री शून्य था। उनका विवाह नहीं हुआ था। सूर्यमुखी उनके विवाह के लिए बहुत यत्न करती थी। उनकी माता के कुल त्याग करने का कारण कोई भला कायस्थ उन्हें कन्या देने के लिए राजी नहीं होता था। निम्न कायस्थों की कुरूपा कन्याएं मिलती थी, परंतु क्योंकि सूर्यमुखी ताराचरण को भाई के समान मानती थी, इसलिए वह छोटे आदमियों की कन्या को भौजाई बनाने को तैयार नहीं थी। वह किसी सुंदर कन्या की खोज में थी। इसी बीच नगेंद्र की चिट्ठी से कुंद नंदिनी के रूप गुण की बात जानकर उन्होंने स्थिर किया कि ताराचरण से ही उसका विवाह करेंगी।